अच्छा Hi friends. Now let me welcome you to this interview with a very Dr. Rahul Mita, and we welcome Dr. Rahul back because we took an interview of his after his great NEET PG performance as well. After his JIPMER rank as well, Yes. last November. Yes. Then after his NEET rank. And now he has followed it up with a grand rank in PGI Chandigarh. He has a rank of 28 in this year's PGI exam. So Rahul, कैसा लग रहा है अभी वापस आकर दोबारा? How does it feel? You do consistently well in all these exams. डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। अब वापस आके तो था ही कि नीट में मतलब मुझे थोड़ा सा हो गया था कि मैं थोड़ा बैक चला गया, तो मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि हाँ कि मैं इतना बैक नहीं कर रहा, तो वापस मैंने दिए कि एम्स और पीजीआई सेंट्रल इंस्टीट्यूट सर क्वालिटी तो वापस तो देना ही पड़ेगा। He has a PGI rank of 28 and if I'm not mistaken 51 in AIMS, है ना Rahul? Yes ma'am. So wonderful. Rahul has become like an exam expert by now. Yes ma'am. This was my 8th exam ma'am. This was my 8th. I know, that's why I'm saying you're like an exam expert, और इसीलिए you are a very right person to sort of help your juniors to tell them about some special things that as per you जो तुम्हारे हिसाब से जरूरी हैं. So let's start with first maybe an analysis itself. NEET, AIMS और PGI. अगर हम and JIPMER as well. He was rank 4 in JIPMER November exam, है ना Rahul? Yes ma'am. So now Rahul हमें बताएगा कि ये 4 एग्जाम्स को अगर एक साथ एनालिसिस करा जाए, so maybe some comparative things, some common things, जो भी आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी, कुछ ऐसा जो पिछली बार से अलग था। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो होंगे कि हम क्लासेस लेते हैं, वहाँ से हमें नोट्स मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसेप्ट बिल्डिंग, जो टीचर्स परफेक्ट कर देते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट स्पून फीडिंग चल रही है। मतलब वो तो कि आप कॉन्सेप्ट्स आपके क्लास में बन जाएंगे, नोट्स आपके पास तैयार होंगे। वो तो बेसिक्स हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कि आपको नोट्स तो करने ही करने हैं, मतलब मस्ट है। उसके बाद हमें जो DQ भी प्रोवाइड किया जाता है, उससे आप प्रैक्टिस करते हैं कि कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं, कितना आप नहीं रिटेन कर पा रहे हैं। अब चारों एग्जाम में है अलग अलग चीज़ की, ऐसा नहीं है कि एक सेम ही मतलब बेसिक ही लेवल सेम ही चीज़ नहीं चलेगी कि यही चीज़ एम्स पूछ रहा है, यही चीज़ पीजीआई पूछ रही है, यही चीज़ जिपमर में आ रही है। डेफिनेटली अलग अलग चीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी जैसे पीजीआई के लिए जब प्रिपरेशन करने लगा था, मैंने माइक्रो से स्टार्ट किया। तो माइक्रो में मैंने एक पैटर्न फॉलो किया कि फॉर एग्जांपल रिक्टेशल डिजीजेज वो पूछ रहे हैं, बायोटेररिज्म एजेंट हर एग्जाम में आ रहा है। तो ऐसे करके मेरे पास एक लिस्ट बन गई थी 28 to 30 टॉपिक्स की फॉर पीजीआई की। ये फिक्स चीज़ है कि उनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, मतलब इसमें लिस्ट आएगी। तो जब मैंने अभी जो 2 बार एग्जाम दिया तो डेफिनेटली उस लिस्ट ने मुझे हेल्प की। एग्जाम से पहले मेरे पास वो लिस्ट होती थी, मैं उन लिस्ट को रिवाइज करता था कि आई एम डन विद माइक्रो, की हाँ मेरी माइक्रो 30 लिस्ट रिवाइज करी और मेरी माइक्रो हाँ ऑलमोस्ट हो गई है, बस ठीक है कि हाँ माइक्रो जैसे मैंने कर लिया है। और एम्स क्या था कि मैंने जैसे इमेजेस को फॉलो किया कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लग गए अब तो एम्स में। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो एम्स से पहले मैं इमेजेस पे फोकस ज़्यादा रखता था। दिस टाइम पीजीआई में एक चीज़ डिफरेंट थी कि इस बार इन्होंने इमेजेस भी ऐड करी थी कि पैथोलॉजी में इमेजेस भी आने लग गई हैं। तो इमेजेस देख के भी वो कर दें, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं अब टेस्ट, तो उन्होंने इमेजेस डालने भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो पीजीआई के लिए वैसे नहीं सोचना कि अपन को कि इमेजेस नहीं आएंगी। तो अब जो डीवीटी सेशन है वो सबके लिए हो चुका है, मतलब परफेक्ट हो चुका है वो। तो क्या वो डीवीडी की इमेजेस और एम्स कैप्सूल की इमेजेस एम्स में पीजीआई में काम आई? यस सर, वो तो इम्प्रिंटेड है सर मेरे दिमाग में। जो भी डीवीटी में मैंने देख लिया वो तो प्रिंट हो चुका है मेरे दिमाग में। कोई भी एग्जाम दिला दो वो तो सर भूलने का है ही नहीं कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। वो तो सर 2-3 बार देख लो आपके प्रिंट ही हो जाती है दिमाग में। अब तो रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती सर उसकी, इतने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, इमेजेस फिट ही हो चुके हैं सर वो तो दिमाग में अच्छे से। बहुत बढ़िया। और बच्चों मुझे बता, कोई टीचर्स याद आ रहे हैं आज जब हम इस जर्नी के इस जगह पे पहुंच गए हैं? अब हम जब हम देखते हैं वापस देखते हैं पीछे मुड़ के, तो कोई ऐसे टीचर्स याद आते हैं जो हाँ लगता है कि नहीं यार इन लोगों ने इनकी क्लास में मजा आया? सर एवरी क्वेश्चन वी अटेम्प्ट इन द एग्जाम हमें टीचर की याद साथ साथ ही आती जाती है कि हाँ ये टीचर ने यहाँ पर ये चीज़ बताई थी, यहाँ पर ये हमें ये मैनेजमेंट डिस्कशन में ये बताया गया था। तो ये चीज़ तो हमारे साथ हमेशा ही चलती है। कोई भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, कोई भी ऑप्शन को रूल आउट कर रहे होते हैं, तो टीचर की बात आ जाती है, याद आ जाती है कि ऐसे रूल आउट करना है, ये तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। इमेज बेस्ड में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो रही थी कि हाँ इमेजेस बहुत क्लियरली जल्दी से ही आइडेंटिफाई कर पा रहे थे हम। ये तो सर डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे बिल्कुल।
बहुत फर्क पड़ता है, नहीं राहुल? अभी ये बात हमने पहले भी करी हुई है कि once you're sitting in the class और वो एग्जाम्पल्स जब आप सुनते हो विद केस सिनेरियोज और क्लिनिकल चीजों के साथ, so they remain with you for a longer time. यस यस मैम, जस्ट रीडिंग से वो चीज फिर भी मैंने, जैसे मैम फर्स्ट ईयर में मैंने खूब पढ़ाई करी थी कि एनाटॉमी भी मैंने खूब पढ़ी, फिजियो भी, बायोकेम भी खूब पढ़ी, बट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मुझे कुछ भी याद नहीं था, मेरे कुछ का रिटेन नहीं था। पर जैसे ही मैंने सेकंड ईयर से डैम्स की फर्स्ट टाइम मैंने क्लास सेकंड ईयर में ली थी, तो वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे पता चला था कि हाँ पढ़ना भी ऐसे होता है। जब तक पढ़ते आ रहे थे वो तो आप पढ़ भी नहीं रहे थे मतलब ढंग से, तो फर्स्ट टाइम मुझे वही पता चला कि हाँ पढ़ने का भी एक मेथड होता है, कुछ ऐसे नहीं है बस आप बुक खोल के बैठ गए और पूरे पेज को यूं ही कर लिया, एनालिसिस करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो सबसे पहले स्टार्ट तो वहीं से हुआ। आई थिंक ये बहुत ही वाइटल चीज बोली है, बिकॉज आई थिंक एवरी स्टूडेंट इज वेरी केपेबल जो इस प्रोफेशन में आ रहा है और बहुत हार्ड वर्किंग है, और वो आप लोग सब कुछ खुद से कर सकते हैं, बट द आइडिया इज टू मेक योर जर्नी इजियर एंड यू नो मोर इम्पैक्टफुल एज वेल। तो जब हम क्लास करके वापस से किताब पढ़ते हैं तो एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है चीजों को देखने का, लैंग्वेज आसान हो जाती है और जिसकी वजह से हम उसे रिटेन भी ज्यादा लंबे टाइम तक कर पाते हैं। राहुल मुझे ऐसा लगता है तो आप एक सर रिटेन का तो मुझे ऐसे लग रहा था कि एक बार क्लास में हो गया, 8 एग्जाम्स दे दिए, रिटेन करने का ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, बस ऐसे लगता है कि बस एक बार क्लास में सुन के आ गया, हो चुका है सर रिटेन। राहुल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो चीज हम क्लासरूम में करते हैं ना, तो उसमें हमारी मल्टीपल सेंसरी इनपुट्स जाते हैं, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, पूछते भी हैं, जबकि जब हम रीड करते हैं तो सिंगल सेंसरी इनपुट जारी होती है। तो क्या, और क्लासरूम में आसपास और बच्चे भी बैठे होते हैं जो आंसर कर रहे होते हैं, जो माहौल बना रहे होते हैं, तो क्या, तो मतलब क्या इस कारण से रिटेंशन और इम्प्रूव हो जाता है कि हम एक मल्टी सेंसरी इनपुट? मुझे ये लगता है कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ता है सर, कि जैसे क्या होता था कि मैं खुद कोई टॉपिक लेके बैठा तो मैंने आधा घंटा रीड किया, मुझे आलस आ गया या मैं कुछ अपना फोन चलाने लग गया या कुछ करने लग गया, तो मेरा कभी कुछ टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो पाता था। तो ऐसे हुआ कि मेरे जैसे 1 मंथ हो गया मैं एनीमे भी नहीं पढ़ पाया। पर डांस में जब मैंने लाइव क्लास रूम ली तो मुझे ऐसे हुआ कि 3 डेज हुए, 4 डेज हुए, आपकी पैथो ही कंप्लीट हो गई। उसको मैंने आके 4 डेज में वापस रिवाइज किया, 3 डेज में वापस रिवाइज किया एक बार, तो 3 मतलब 15 डेज में तो ऐसे होगा कि हाँ पैथो मुझे आ चुकी है काफी ज्यादा कुछ। तो वो सर जब टीचर वहां पे आपको बाउंड करके पढ़ाता है ना, तो वो सर आपका कोर्स भी जल्दी होता है, आप सीखते भी जल्दी हो, साथ वालों को भी देख के आपको लगता है कि हाँ साथ वाले कर रहे हैं, कंपटीशन की फीलिंग तभी से आने लग जाती है, इंस्टेड ऑफ कि सीधा जब आप एग्जाम में जाते हो तभी कंपटीशन की फीलिंग है। तो आप देखते हो कि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोग अपने नोट्स को इतना अच्छे से बना रहे हैं, तो मैं भी करूँ, अपने नोट्स को अच्छा बनाऊं, अच्छा करूं, तो वो सब सीखने को भी मिलता है सर, सब साथ वालों से और सब चीजों से ये। और राहुल जो हमने पढ़ाई की बात की, हमने क्वेश्चन बैंक की बात की, ग्रैंड टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जैसे जो होते हैं, ग्रैंड टेस्ट देने की क्या वैल्यू है, और मतलब क्या बच्चे एग्जाम स्किल उससे डेवलप कर पाते हैं, मतलब उसमें मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन? सर नोट्स के बाद तो मैं ये बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो ग्रैंड टेस्ट ही रहेंगे हमेशा। नोट्स के बाद तो आप सीधा भी भले ग्रैंड टेस्ट जम कर सकते हैं, आपके नोट्स सारे कंप्लीट हो गए तो आप ग्रैंड टेस्ट तो बिल्कुल स्टार्ट से ही देने लग जाओ, वट एवर योर स्कोर इज, मतलब 40% आ रहा है, 30% भी आ रहा है चाहे, तो भी आपको ग्रैंड टेस्ट तो देने ही देने हैं, और किसी और से कंपेयर नहीं करना, बस अपने स्कोर को ही आप देखते रहो कि प्रोग्रेसिवली वो इंक्रीज होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे। तो है सर। पर जो सर जैसे प्रोफ के स्टूडेंट है, जो सेकंड प्रोफ के, मैं कह रहा हूँ दूसरों की जगह अपने आप से कंपटीशन लड़े। यस सर अपना ही कंपटीशन है ये, दूसरों, अपन को एक ही सीट चाहिए, अपन को अपन से ही लड़ना है, अपन को और किसी से नहीं है। राहुल तुम्हारा, जब मैं अभी शुरू में इंटरव्यू सुन रही थी, जब तुम बोल रहे थे तो तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, तो मुझे लगता है कि इज वेरी वाइटल और शायद बहुत सारे बच्चे भी नहीं करते हैं। आपने शुरू में बोला कि आप एक लिस्ट बना लिया करते थे, है ना? तो जो शायद या आप गलत करते हो या आपके लिए वॉलेटाइल है, तो आपको क्या लगता है ये कितना जरूरी है एक एनालिसिस करना, ताकि आप अपने लेवल से इम्प्रूव कर जाओ, अदरवाइज यू स्टे स्टैग्नेंट एंड व्हाट हैपेंस इज व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज, तो आपकी रैंक फिर गिर जाती है ना? सो हाउ डू यू इंप्रूविंग योरसेल्फ? मैम इसके लिए तो मैं पीजीआई का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एम्स का 11th को था और पीजीआई का एग्जाम 14th को था, तो मेरे पास 2 डेज का गैप था, जिसमें 1 डेज में मुझे ट्रैवल भी करना था कि अपना सेंटर तक पहुंचना था। एडवांटेज क्या था कि मेरे पास जो लिस्ट थी पीजीआई की, सब मेरे पास लिस्ट फोन में फोल्डर तैयार था जिसका नाम था पीजीआई, उसको मैंने किया, खोला उसको, वो ऑलमोस्ट मेरे 1.5 डे में वो फोल्डर कंप्लीट हो गया। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं पीजीआई की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे पीजीआई के एग्जाम से पहले देखनी थी, तो हाँ मुझे अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। तो जब एग्जाम में बैठा तो मैं सुपर कॉन्फिडेंट था
कि हाँ मैं कुछ अच्छा ही करूंगा, मैंने पीजीआई का तो सब चीजें अच्छे से कर ली हैं। नोट्स तो क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके होते हैं अपन, तो बार बार उस पढ़ने में भी उतना इम्पैक्ट नहीं आता। तो जितना लिस्ट ने मुझे दिया मतलब फायदा कि मैं 1.5 डे में ही अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस मिल आया, तो वो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी मुझे। राइट। और राहुल, एक और स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे मैं पूछना चाहूंगी, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो मैं जानना चाहूंगी, एक टॉपर जो कि सारे एग्जाम्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंसी से, उसकी क्या स्ट्रैटेजी? वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। हमारे इमेडिकोज में हमने आपको पीजीआई, एम्स, जिपमर, इन सबके प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हुए विद वीडियो डिस्कशंस। सो आप ये प्रीवियस ईयर पेपर कब करते थे, कर रहे थे आपने शुरू में तैयारी में या क्लोज टू द एग्जाम करे थे? नहीं मैम, जैसे मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिया, मेरा सबसे पहला टारगेट होता था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखूंगा कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क, कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो मैंने बिल्कुल ही स्टार्ट में कर लिए थे कि प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने लिए। मैं प्रेफर करता था कि मैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी सुनूं, कि टीचर क्या पर्सपेक्टिव बताते हैं, कैसे चीज़ों को रोल आउट करना है कैसे नहीं करना। तो मैं वीडियो सॉल्यूशंस, मैंने काफ़ी हेल्प मिली मुझे वीडियो सॉल्यूशन से। तो मैंने वीडियो सॉल्यूशन से निकाल लिया तरीका कि हाँ ये चीज़ करनी है, तो स्टार्ट में ही मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं नोट पे वापस जाता था, फिर उनको रिवाइज करता था, तो ऐसे ही था। राहुल, अगर मैं अभी पूछूं आपसे कि जैसे ना आप यू गिवन सो एग्जाम्स लाइक एम्स, नीट, सब में अच्छा किया कंसिस्टेंटली, तो ऐसा क्या राहुल क्या ठीक करता है कि that makes him a high achiever that he is? What is so special about Rahul Midha that he has been able to sort of do consistently well? I mean, it's not like average ranks. They are like great ranks. Rank 4 in JIPMER, then rank 51 in AIMS, now rank 28 in PGI. So, what is so special about Rahul? मैम, मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शुरू में ही सीख ली थी कि अपने टीचर पे बिलीव करना है मुझे, कि जो मुझे क्लास में पढ़ा दिया गया है तो मुझे ज़्यादा ना इधर भटकना है ना उधर भटकना है। सबसे पहले चीज़ तो मैंने ये रखा कि जो मुझे नोट्स पढ़ा दिए गए मुझे टीचर पे बिलीव करके यही रखना है हमेशा। तो मेरा एक ज़्यादा कभी इकट्ठा नहीं किया कि इस टेक्स्ट बुक से भी कर लूँ, उस टेक्स्ट बुक से भी ये ले आऊँ, या उस सोर्स से भी ये ले आऊँ, इस सोर्स से भी ये ले आऊँ। मैं इधर उधर कभी नहीं गया। मुझे ये था कि हाँ बस ये मेरा हो चुका है, मैं इसी पे बिलीव रखूंगा। उसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करता गया, ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं थे, मैं जल्दी से जल्दी निकल जाते थे, सब्जेक्ट टेस्ट भी हो जाते थे। उसके बाद मैं ग्रैंड टेस्ट पे जंप कर गया, तो मेरा एक लेवल सेट हो गया कि हाँ मैं बस इतना ही पढ़ चुका हूँ, इतनी सी मेरी नॉलेज है। उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया कि हाँ ये मैं से पहले पढ़ूंगा, ये मैं पीजीआई से पहले पढ़ूंगा, ये जिपमर से पहले होगा, ये मेरा नीट से पहले हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हाँ मैंने अपने टीचर्स पे बिलीव रखी, इधर उधर नहीं जाना है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है बहुत ही प्लान्ड स्टडी भी करी है आपने। मुझे लगता है राहुल, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में अगर ट्रस्ट होगा, तभी नॉलेज एक सोर्स से दूसरे की तरफ फ्लो करेगी। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ राहुल के कई जो स्टूडेंट होते हैं, हम तो इतने साल से जो पढ़ा रहे हैं, तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले 3-4 महीने टीचर पे शक करते रहते हैं कि ये काम की बात है कि नहीं है, तो वो पूरी तरह गेन नहीं कर पाते। जबकि वो, और जैसे इस मई के एग्जाम एम्स के बाद कई बच्चों का मुझे मैसेज आया कि सर अगर मैंने नोट्स पे विश्वास कर लिया होता तो मैं और अच्छा कर पाता। तो मतलब ये, मतलब आपका क्या इस पे मतलब एक ओपिनियन है कि मतलब अगर एक सोर्स आपने ज्वाइन किया तो उसे ट्रस्ट करो और जल्दी से उसकी तरफ गेन करना शुरू कर दो। कई बार वो हम समय बहुत खराब कर देते हैं शक के कारण। यस सर। सर भी जैसे लास्ट ईयर से अब इतने सोर्स हो गए हैं मार्केट में कि हाँ ये भी आ गया है वो भी आ गया है, तो ध्यान तो जाता ही जाता है बच्चे का। पर मैं तो एक एडवाइस देना चाहूंगा कि हाँ बिल्कुल भी नहीं जाना है किधर भी, अपने टीचर पे 100% आपको बिलीव करना है। उन्होंने बहुत सोच समझ के हर टॉपिक को सिलेक्ट किया होता है, हर लाइन पे मेहनत होती है। अब मुझे पता चलता है जब मैं एग्जाम दिया होता हूँ कि हाँ टीचर ने ये भी क्यों नहीं बताया, कि क्यों बताया ये क्यों नहीं बताया ये। तो ये तो एग्जाम देते टाइम मुझे फील हो जाता है सर ये चीज, कि टीचर की हर लाइन पे मेहनत की गई है, हर चीज पे मेहनत की गई है कि क्यों वो सेलेक्ट बहुत ही अच्छी बात ये बोली बात है आपने सही तुमने। बताई, कई चीजें हम जानबूझ के नहीं बोलते क्योंकि हमें पता होता है बच्चा कंफ्यूज कर देगा। और कई बार जब हम चीजें लिखवा रहे होते हैं तो हम डेलिबरेटली एक आधी चीज को छोड़ते हैं क्योंकि वो रेयर या अनकॉमन होता है। और बच्चों की बहुत टेंडेंसी होती है, अगर आप उनको रेयर चीज बता दोगे तो उनको लगता है याद रखने से रैंक आती है। तो वो क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट वाली बात होती है वो भूल के वो रेयर चीजों की तरफ लग जाते हैं याद करने में, जो फिर एग्जाम में ग्रॉस मिस्टेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपने आई थिंक बहुत, आप इतना पढ़ चुके हो और इतना वो हमसे आपने इतना सीख लिया है कि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, एक चीज बोलना
मैम एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इतनी पढ़ाई नहीं की है जितना आउटपुट मुझे मिल रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने अपने टीचर्स पे बिलीव रखा। ये कोई अभी बिलीव नहीं करेगा मुझे बोलते हुए कि हाँ आपने इतनी पढ़ाई नहीं की है, बस जस्ट मैं बोलूँ तो मैंने नोट्स किया, अपने सब्जेक्ट टेस्ट किए, ग्रैंड टेस्ट दिए, मैं एग्जाम में जाके बैठ जाता था। वो कुछ भी ना मैंने कोई सोर्स देखा, ना ऐसी कोई हाई फाई बुक्स पढ़ी कि मैंने कोई रॉबिन्स पूरी पढ़ रखी हो या हैरिसन पूरी पढ़ रखी हो। हर चीज प्रोवाइड की जाती थी मुझे। ये आपके वीडियो डिस्कशन है एग्जाम पेपर क्लास टेस्ट के, वो कर लिए, बस दैट्स इट मैम, इतना ही किया है, ज्यादा तो इधर उधर कहीं गए ही नहीं। राहुल, जब आज हम जब पीछे देख रहे हैं मुड़ के, अब हमने सारे एग्जाम दे लिए, सब कुछ कर लिया, सब अचीव कर लिया, अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई ऐसे दिन या कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है डांस की क्लास का, कोई टीचर से बात हुई हो या क्लास के अंदर किसी और दोस्तों में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो बहुत मतलब हमारे लिए एक यादगार दिन बन गया हो, कोई ऐसी चीज याद आती है? सर मेरे लिए एक डीवीटी जो था वो बहुत स्पेशल था सर। जो डीवीटी की जो क्लास होती थी कि जो डीवीटी था मैंने डेली आके लिया था, तो वो मुझे सर सबसे अच्छा लगा था कि जो डीवीटी क्लासेस थी सर, वो सबसे बेस्ट था मेरे डीवीटी हमारे लिए भी एक्चुअली में बहुत ही लैंडमार्क एक्सपीरियंस था, हमें भी बहुत मजा आया उसको। मतलब वो सिर्फ इसलिए भी नहीं कि इट इज लाइक अ कल्मिनेशन टू द एंटायर ईयर, इसलिए भी बिकॉज टीचर्स बहुत तैयारी करते हैं कि वो उनको अपना बेस्ट लेके आना होता है जिसका हिट रेट सबसे ज्यादा हो, तो वो चीजें सिलेक्ट करना कि ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही रिवाइज हो गया। हाँ, तो वो मतलब ऐसे ही लगता था डीवीटी में कि आप आए और हाँ नहीं आप बोलो। हाँ हाँ, डीवीटी में मैम ऐसे ही लगता था कि आपने डीवीटी का जो सेशन लिया उसमें आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट, हाई हिल्डिंग चीजें जितनी भी थी वो सब रिवाइज करके चले गए। डीवीटी तो मेरा फेवरेट पार्ट था मैम, कि डीवीटी को तो मैं कितनी बार भी पढ़ लेता था। और राहुल, अपने आई एम श्योर आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, आप हर एग्जाम में इतना अच्छा कर रहे हो, और आई एम श्योर उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है, एंड वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। इसलिए हम दोनों बैठे तुम्हारे इंटरव्यू में कि हम आपके पेरेंट्स को भी मिलना चाहेंगे। इज इट पॉसिबल? मॉम डैड हैं अराउंड? यस मैम, अभी बुलाना पड़ेगा तो मैं। हाँ बुला दे एक बार। हाँ जी। मम्मा, मन्नो, मन्नो, वो टीचर्स मिलना चाहते हैं। वेट अ मिनट, आप ही हैं? मन्नो, नहीं आप ही है। हाँ नमस्कार आंटी। नमस्कार जी, नमस्कार। जब मेरे समय पे जब स्कूल में ना टीचर बोलते ना पेरेंट्स को बुला ले तो कुछ और मतलब होता था। आप राहुल बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है, और आई थिंक मदर और फादर का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, आपने बहुत सपोर्ट भी किया होगा उसको, और आप बहुत डिजर्व करते हैं ऑल द कांग्रेचुलेशन। और आपका बच्चा बहुत ब्राइट है, बहुत हार्ड वर्क था मेरा बच्चा कुछ करे लाइफ में। मेरा तो बचपन से करेगा लाइफ में, तो शुरुआत है उसकी लाइफ की। वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने सारे एग्जाम्स में, और आगे भी मुझे लगता है राइज एंड शाइन करता रहेगा। आरटीएस आपके लिए बहुत करता ही रहेगा। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। हाँ राहुल, आवाज आ रही है? हाँ राहुल, जैसी मम्मी को बोला ना कि टीचर मिलना चाहते हैं, मुझे मेरे दिन याद आ रही, घर में स्कूल में अगर मैडम बोलती थी ना पेरेंट्स को बुला लो तो अलग ही मतलब होता था।
डांट पड़ती थी। तो ये तो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ आपने मतलब पेरेंट्स नहीं, इट इज आवर प्लेजर एंड मुझे भी मुझे काफी लगता है बहुत मजा आया बेटा वैसे बात करके। तो मुझे लगता है कि राहुल एक बहुत ही काबिल लड़का है जो आगे यू विल बी एबल टू डू मच बेटर, बहुत हाँ, आगे और ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है. दिस इज नॉट द एंड, दिस इज एक्चुअली अ स्टार्टिंग टू अ ब्राइट लाइफ. बहुत कुछ है आगे, और जितने डेडिकेटेड आप हो, जितनी मेहनत और उलझे हुए बंदे हो आप, वो उसी तरीके से आगे बढ़ते रहना. Nobody can stop you from learning. राहुल एक बात मुझे आप बताओ, कौन सी ब्रांच सोची है आपने, कौन सी ब्रांच लेने जा रहे हैं? बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं तो मेरे को लगा पब्लिकली पूछ लेते हैं। सर मैंने अभी रेडियोलॉजी चूज कर लिया है. अभी मुझे आरएमएल दिल्ली अलॉट हुआ है. रेडियोलॉजी मेरा ऑलमोस्ट फाइनल है सर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आई थिंक वहाँ अच्छा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है. तो MRI आप वगैरह सब हमारे कुछ है. पास ही हो, आते रहना, है ना? कभी भी कुछ जरूरत हो, ओवर टू अस. यस मैम, यस. राहुल आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे. बिल्कुल. एक फाइनल मैसेज फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए. सर मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि परसिस्टेंट रहे हमेशा. जब तक आपको अचीव नहीं हो जाता आपका गोल, तो आपको तब तक रुकना नहीं है बिल्कुल भी. इसी चीज बोलना चाहूंगा सर. बिल्कुल ठीक बात है. Persistence कम भी में नहीं मानना है आपको. जो आप जब तक आपका गोल, आपको जब तक आपकी ड्रीम ब्रांच, ड्रीम कॉलेज नहीं मिल जाता, अगर उसी ईयर में पॉसिबल है तो आपको लेना है, उसी सेशन में पॉसिबल है तो आपको करना है उसके लिए ट्राई. आपको इजीली गिव अप नहीं करना है इस चीज में कभी भी. कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नहीं तो रिग्रेट होता है बाद में. यस सर, यस बहुत सर. बढ़िया. रिग्रेट राहुल, हमेशा रह जाएगा सर उसके. बहुत ही मजा आया राहुल बात करके. एंड अब हम एक ट्रेडिशनल तरीका है वो जरूर करेंगे. हम एक वी बनाने वाला, जो आपने कई बार डांस स्टूडियो में भी बनाया है, एक हम वी बनाएंगे. लेट्स हैव अ वी. सर वन मोर थिंग. हाँ, बता. सर मेरी सिस्टर भी एमबीबीएस कर रही है, वो भी आपसे मिलना चाहती थी. Oh, bright dreams in the house, huh? Hello, Vita. So good to meet you. Hello, how are you? बच्चे क्या हाल चाल? क्या हाल है बच्चे? कौन सी which year are you in? Oh, so sweet. अभी कौन से ईयर में है बेटा? सेकंड ईयर में है. और नाम क्या है बेटा तेरा? मैम इशिता. भैया से क्या सीखा? भैया से सीखना है कि अपनी ड्रीम्स को बड़ा रखना है और परसिस्ट करना है जब तक हमें हमारी ड्रीम मिल ना जाए, है ना? यस मैम. So that is your brother. आप दोनों की वीडियो थी, अगला इंटरव्यू मेरा होगा, वो बहुत अच्छी थी. और अगला इंटरव्यू बेटा तेरा ही होगा, अपना उसी तरह से का भी होगा, है ना? ऐसे ही कोई कंपैरिजन नहीं है भाई बहन में, मगर कोई कंपैरिजन नहीं है भाई बहन में, मगर हमने एटलीस्ट ये तो चीज सीखी कि रुकना नहीं है, अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करते चलना है ना? हाँ जी. गॉड ब्लेस यू. एंड आप जरूर, आप भी खूब अच्छा करोगे. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप उसमें अच्छा कर सकते हो और करोगे भी. हाँ जी. God bless best you. of luck बच्चे, best of luck. And Ishita, I'll remember your name, ठीक है? क्लास में मिलेंगे अब. हाँ जी. God bless you. That was very sweet, Rahul, and take care of her, right? Guide her well. मेरी सिस्टर तो स्टार्ट से थी कि मुझे दीप्ति मैम से मिलना है, सर से मिलना है, एक बार मिलवा देना. Oh, that's so sweet. It's our privilege. Thank you so much. इसको जब दिल्ली आएगा, जब पीजी मिला देगा. आरएमएल में ज्वाइन करेगा तो उसको लेके आइयो मिलने के लिए. यस सर, श्योर. उसको पढ़ाई में लगाते हैं अच्छे से, है ना? ठीक है राहुल, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टैंडिंग इन लाइफ. गॉड ब्लेस यू. Okay. Thank you sir. Thank you ma'am. God bless you. Thank you ma'am.